हो गई। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये बताओ इसमें एग्रोनॉमी कहाँ तक हो गया था? खरपतवारों की हानियां। अपने आप नहीं लिख पाओगे हानियां? क्यों? तो फिर खरपतवारों की हानियां, इसके बाद खरपतवारों के लाभ भी लिखवाने पड़ेंगे। हैं? चलो लिखो, खरपतवारों से हानियां। खरपतवारों से हानियां। नंबर 1 लिखिए, मृदा नमी पर प्रभाव। मृदा नमी पर प्रभाव। नंबर 1, मृदा नमी पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन सॉइल मॉइस्चर। इफेक्ट ऑन सॉइल मॉइस्चर। नंबर 2, मृदा में पोषक तत्वों का प्रभाव। मृदा में पोषक तत्वों का प्रभाव। इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स। इन सॉइल। नेक्स्ट है आपका फसलों की उपज पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन क्रॉप यील्ड।
नेक्स्ट, फसलों के गुणों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन क्रॉप क्वालिटी। QUALITY क्वालिटी। नेक्स्ट, रोग एवं कीटों का आरक्षण। Harbor to insect pest and disease। नेक्स्ट, समझ में नहीं आ कृषि यंत्रों मशीनों एवं पशुओं की आयु पर प्रभाव। Effect on the age of agriculture implements। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट machine and animals। नेक्स्ट, भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव। Effect on soil productivity। प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, कृषक की आय पर प्रभाव।
Effect on farmers' income. Effect on farmers' income. नेक्स्ट, नहर एवं सिंचाई की नालियों में पानी का ह्रास। नहर एवं सिंचाई की नालियों में पानी का ह्रास। Loss of water in canals. Losses of water in canals and in irrigation channels. Irrigation channels. Next, भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी। डिप्रिसिएशन, DEPRECITATION of land value. Next, पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। Effect of the quality of effect on the quality of livestock production. Livestock production. Next, खरपतवार मनुष्यों के लिए हानिकारक।
वीड आर हार्मफुल for human being. Weed are harmful for human beings. ये हैं आपकी खरपतवारों से हानियाँ। खरपतवारों की हानियाँ नंबर 1 में क्या है? मृदा नमी पर प्रभाव। ठीक है, जब फसल के साथ खरपतवार रहेंगे तो क्या करेंगे? वो नमी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे? तो इससे क्या है? पौधों में नमी की कमी होगी। तो एक इसकी ये हानि है। मृदा नमी का प्रभाव कि ये पौधों से, कुछ पौधों की जल मांग फसलों से अधिक होती है, तो वो मृदा नमी को अधिक शोषित करते हैं। ये हो गया इसका मृदा नमी का प्रभाव। फिर सेकंड है आपका मृदा में पोषक तत्वों का प्रभाव। मृदा में पोषक तत्वों का प्रभाव, जबकि पीछे सब कुछ पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया था जल मांग में। मृदा में पोषक तत्वों का प्रभाव, जो खरपतवार के पौधे हैं, जो हमारी फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों क्या करेंगे? खरपतवार ले लेंगे। जब खरपतवार पोषक तत्व ले लेंगे तो हमारी फसल कमज़ोर होगी, इससे पैदावार में कमी आएगी। तो ये क्या होगी? ये दूसरी हानि हो गई। नंबर 3 में है आपका फसलों की उपज पर प्रभाव। अगर खेत में खरपतवार अधिक हैं तो उस खेत में फसल 5 से 50% तक कम पैदावार उसकी कम हो जाती है, और जिस खेत में खरपतवार नहीं है उस खेत में फसलों की फसल अच्छी होती है। क्योंकि जब जहाँ खरपतवार अधिक होंगे तो उनमें कंपटीशन होता है, खाद के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, प्रकाश के लिए। और यदि खरपतवार अधिक संख्या में होंगे तो पौधे कंपटीशन करेंगे और वो खरपतवार अपने लिए कंपटीशन करेंगे, जिससे हानि होगी। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है फसल के गुणों पर प्रभाव। भाई खेत में खरपतवार अधिक संख्या में रहेंगे तो फसल के गुणों पर तो अपने आप प्रभाव पड़ना है। फसल की क्वालिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होगी, दोनों चीज़ों में प्रभाव पड़ेगा। एक तो उत्पादन भी कम होगा और दूसरी उसके गुणों में भी गिरावट आएगी। फिर आता है रोग एवं कीटों का आरक्षण। कि अधिकांश जो कीट पतंगे और आपकी बीमारियां हैं वो अधिकांशतः किसमें? खरपतवारों में ही पनपती हैं। ठीक है, और यदि खेत में खरपतवार रहेंगे और कीट पतंगे उनमें बीमारियां पनपी हैं तो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका कृषि यंत्रों, मशीनों एवं पशुओं की आयु पर प्रभाव। ये समझ में आया इसका? कृषि यंत्रों, मशीनों एवं पशुओं की आयु पर प्रभाव। पशुओं की है का नहीं है, पशुओं की आयु पर प्रभाव। पशुओं की आयु पर प्रभाव क्या मतलब है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, और उसमें आयु का दिया, आयु पर प्रभाव। आयु कैसे कम होगी? हैं? हाँ, तो खरपतवार खा थोड़ी रहा है वो। ये जरूर थोड़ी है कि चारा ही खरपतवार में बहुत सी चीज़ें हैं जो जानवर खाते हैं और नहीं भी खाते हैं। खरपतवार तो वो सभी हैं।
कृषि यंत्रों, मशीनों एवं पशुओं की आयु पर प्रभाव। भाई जिस खेत में खरपतवार अधिक होंगे तो जो हमारी कृषि यंत्र चलेंगे उनमें घिसावट ज़्यादा आएगी, वो लपेटेंगे, टूट फूट करेंगे। मशीनों और पशुओं को उसमें अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। जब अधिक ताकत और अधिक मेहनत लगी तो पशुओं की आयु भी कम होगी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो भूमि की उत्पादन जो क्षमता होती है, उत्पादकता जिसको होती है प्रोडक्टिविटी, एक तो होता है उत्पादन और दूसरा होता है उत्पादकता। और उत्पादन फसलों में होता है और उत्पादकता मिट्टी में होती है। उत्पादकता मतलब कि मिट्टी हमारी कितनी फर्टाइल है, इसमें कितने पोषक तत्व हैं, ठीक ना। इसलिए उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। ये नहीं कि उत्पादन और उत्पादकता एक नहीं है। उत्पादन हमारी फसल जो उत्पादन दे रही वो है, उत्पादकता वो है कि मिट्टी में हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें कितना पोषक तत्व हैं, वो उसकी उत्पादकता क्या है। ठीक है। तो बहुत से खरपतवार होते हैं जो मिट्टी भूमि से अपनी जो इसेंशियल पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, इनको क्या करते हैं, वो चूस लेते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति और उत्पादकता एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जब उसकी उत्पादकता शक्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा, फसल हमारी, उत्पादन हमारा घट जाएगा। नेक्स्ट है कृषक की आय पर प्रभाव। भाई जब खेत में खरपतवार अधिक होंगे तो किसान को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवारों को खेत से निकलवाना है तो उसके लिए उसे अलग से धन व्यय करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका भूमि, नहर एवं सिंचाई की नालियों में पानी का ह्रास। भाई इसमें दिया है नहर एवं सिंचाई की नालियों में पानी का ह्रास। आपने देखा होगा अगर सिंचाई की नाली है, अगर उसमें खरपतवार अधिक संख्या में तो पानी रुक रुक के आएगा, ठीक है। और कभी क्या होता है कि इतना रुकता है कि पानी नाली से अगल बगल निकलने लगता है, और जब वो पानी जितनी रुक के आएगा उतनी ज़्यादा वो लीचिंग करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगी, वही हाल नहर में। अगर नहर में खरपतवार हैं तो पानी रुकेगा, लीचिंग ज़्यादा होगी, और कहीं कहीं ये स्थिति आ जाती खरपतवार अधिक होने से नाली ओवरफ्लो हो जाती है, तो उससे क्या होगा, हमारे पानी का ह्रास का मतलब नुकसान होता है, ठीक है। ह्रास का मतलब पानी का नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भूमि के मूल्य में कमी। जब कृषि योग्य भूमि में अगर बहुवर्षीय खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं तो उस खेत की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसमें झाड़ियाँ और खरपतवारों की वजह से उसकी वैल्यू नहीं मिलती किसान को, इसलिए उसकी जो भूमि की वैल्यू है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव। पशु उत्पादित पदार्थों पर प्रभाव, कौन कौन से उत्पादित पदार्थ हैं पशुओं से? क्यों? पशुओं से उत्पादित पदार्थ कौन कौन से उत्पादित होते हैं पशुओं से पदार्थ? सबसे पहले तो आपका दूध ही है। और आपने बरसात में देखा हो जब कई प्रकार की घासें खाती है, दूध में स्मेल आती है, तो ये क्या है, उसकी गुणवत्ता को खराब करता है, ठीक। तो वही कह रहा, पशु उत्पादित पदार्थों के गुणों पर प्रभाव। दूध में दुर्गंध आने लगती है, दूध अच्छा नहीं लगता है, तो ये क्या है, ये सब खरपतवारों का है। क्योंकि पौधे जानवर जब बरसात में ये खरपतवारों को खाते हैं तो वो जो खरपतवार की महक और दुर्गंध है वो दूध में आने लगती है। फिर खरपतवार मनुष्यों के लिए हानिकारक। है कि नहीं है? मनुष्यों के लिए हानिकारक है। कैसे है? अनाज में छोड़ो, मनुष्य के लिए, अनाज फसल को छोड़ो, अब स्वयं मनुष्य के लिए
स्वयं के लिए हानिकारक है। ये तो फसलों जानवरों का हो गया, अब ये स्वयं मनुष्य के लिए हानिकारक है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिन्हें टच हो जाए तो खुजली होती है, जलन होती है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिससे दमा की शिकायत हो रही है। पार्थीनियम है आपका, गाजर घास जिसे बोल रहे, पार्थीनियम। सबसे ज़्यादा दमा की शिकायत इसी से हो रही, पार्थीनियम से। और जब आदमी बीमार हो तो उसको चिड़चिड़ापन रहेगा। तो क्या है, ये खरपतवार भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। लिख लोगे अब तो नहीं लिखवाना पड़ेगा। अब लिखो खरपतवारों से लाभ। इसको भी बस ऐसे ही बता देंगे, लिखवाएंगे। लिख के आना। वो पुराना क्या लिखने के लिए दिया था, लिखा है? कहाँ है? दिखाओ जरा, दिखाओ जल्दी दिखाओ। क्या दिया था बेटा लिखने के लिए? देखो जरा। कहाँ है वो खरपतवार प्रतिरोधक प्रभावित करने वाले कारक? ये तो हमने लिखवाया था। बाकी उसके बाद कहाँ लिखा है? क्यों लिखिए। काम चोरी नहीं करो, लगी समझ में? जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाओ। जो छोड़ा था वो लिखा? वही क्यों नहीं लिखा हैं? बाकी तो सब लिखवाई रहे हैं। जो समझा दिया वो तो लिखना चाहिए जाके, उसको लिखना। लिखो खरपतवारों से लाभ। लिखो नंबर 1, मृदा में पोषक तत्वों का योग। लिखिए खरपतवारों के लाभ या खरपतवारों से लाभ। नंबर 1 लिखो, मृदा में पोषक तत्वों का योग। मृदा में पोषक तत्वों का योग। लिख लिया? इंग्लिश में भी लिखना है कि हिंदी चलने दें? हैं? मृदा में पोषक तत्वों का योग। नंबर 2, मृदा क्षरण की रोकथाम। नेक्स्ट, चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। नेक्स्ट, खरपतवारों का दवाई में उपयोग। नेक्स्ट, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। खरपतवारों का आर्थिक महत्व। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत स्लो हाथ चलाती हो। सबका लिख जाता, तुम उसी लाइन में अटकी रहती हो। एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, यही स्पीड रही। 2 घंटे का समय मिलता है। हाँ, क्या लिखे? खरपतवारों का आर्थिक महत्व। खरपतवारों से ऊसर भूमि का सुधार। खरपतवारों से ऊसर भूमि का सुधार। ऊसर भूमि का सुधार। लिख लिया? नेक्स्ट, खरपतवारों का सजावट में प्रयोग। नेक्स्ट, भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं।
भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, खेतों, प्रक्षेत्रों एवं बागों में बाड़ लगाने के काम आते हैं। बाड़, ढक्कन वाला ढा, बाड़ लगाने के काम आते हैं। नेक्स्ट, भूमि से वाष्पीकरण रोकने के लिए मल्च का कार्य करते हैं। मल्च, नेक्स्ट, कुछ खरपतवार हरी खाद व कंपोस्ट खाद बनाने के काम आते हैं। ये क्या हो गए? लाभ। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? मृदा में पोषक तत्वों का योग, मतलब ये मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाते भी हैं। ठीक है, मृदा में पोषक तत्वों का मतलब मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं? कुछ खरपतवार अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, यदि उनको खेत में मिट्टी प्लस हल से दबा दिया जाए तो क्या होगा? वो खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में प्रयोग उन्हें किया जा सकता है। कुछ खरपतवार अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक ना, यदि उन खरपतवारों को हम मिट्टी पलट हल से खेत में ही दबा दें तो क्या होगा? वो हरी खाद का काम करेगा। तो उससे क्या हमारा कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, पोषक तत्व बढ़ेंगे। और खरपतवारों की जड़ें अधिक गहरी होने के कारण जो नीचे का पोषक तत्व हैं उनको ऊपरी सतह पर भी लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पोषक तत्वों का योग। नेक्स्ट कौन सा है? मृदा क्षरण की रोकथाम। मृदा क्षरण का मतलब है मृदा का कटाव। क्षरण का मतलब होता है कटाव। तो ये मृदा कटाव को कैसे रोकता है? जहाँ खरपतवार अधिक संख्या में रहेंगी तो उनकी जड़ों का फैलाव, जो उनकी जड़ें होती हैं वो क्या मिट्टी के कणों को जोड़ से जकड़े रहती हैं। ठीक है, इसलिए खरपतवार जहाँ होते हैं वहाँ मिट्टी का भूमि क्षरण नहीं, या ना वायु क्षरण हो पाता है ना जल क्षरण। दो ही प्रकार के क्षरण होते हैं, एक वायु द्वारा होता है, दूसरा जल द्वारा होता है। वायु द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। गर्मियों देखा होगा, आंधी आती है, कितने कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। बाहर का कचरा घर के अंदर आ जाता है, आता है, तो वही है, उसी को कहते हैं क्षरण। ठीक, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उसको मृदा क्षरण कहते हैं। ये हवा द्वारा है, जो हवा के द्वारा जाती है वो हवा द्वारा होता है, जो जल द्वारा मिट्टी जाती वो जल द्वारा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इरोजन। ठीक है ना, तो ये है मृदा क्षरण की रोकथाम। लिख लोगे अब? नेक्स्ट है आपका खरपतवारों का दवाइयों में प्रयोग है। चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग, तो विभिन्न चारे हैं, जैसे दूब घास है दूब घास, देखिए एक थप्पड़ गलेगा। दूब घास
जो घास होती है आपकी फील्ड में लगी है दूबा, इसी को बोलते हैं दूब घास। ये पौष्टिक होती नहीं होती है, तो जानवरों को खिलाने के काम आती है, आती है। बस यही तो लिखना है इसमें। खरपतवारों, चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग करते हैं। खरपतवार ही तो पूरा खिलाते हो बरसात में और सर्दियों में, कि फसल काट काट के खिलाते हो जानवरों को। तो फिर नेक्स्ट आता है खरपतवारों का दवाइयों में प्रयोग। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जड़ी बूटियों का काम करते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ वो सब खरपतवारों से ही बन रही हैं। ऐसा नहीं कि खरपतवार खाली नुकसान ही कर रहे हैं, कुछ खरपतवार बहुत लाभदायक भी हैं। जैसे एक खरपतवार है आपका गुम्बा, ल्यूकस एस्पेरा, बॉटनिकल नेम है इसका ल्यूकस एस्पेरा, हिंदी में बोलते हैं इसको गुम्बा, गुम्बा। हाँ, ये सर्प काटने, जब सर्प काटता तो उसकी दवा के काम आता है। दूसरा आपका आता है सत्यानाशी, सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना, बॉटनिकल नेम इसका आर्जिमोन मैक्सिकाना, बोलते हैं सत्यानाशी। तो ये भी हमारी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सत्यानाशी के बीजों का से जो तेल निकाला जाता है वो त्वचा रोग में प्रयोग होता है। ठीक है। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास से सुगंधित तेल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, लिख लोगे, कल देखेंगे सबका लिखा हुआ। नेक्स्ट है आपका खरपतवारों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मनुष्य के जीवन में उसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व कैसे है कि कुछ खरपतवारों से क्या, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनसे मनुष्य रस्सियों को बनाता है। जैसे आपका कांस है, बनता है, तो इससे क्या रस्सी बनती हैं, उसी रस्सी से चारपाई बनती हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन में इसका आर्थिक उपयोग है। कुछ नेक्स्ट है आपका खरपतवारों से ऊसर भूमि का सुधार। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनको यदि ऊसर भूमि में लगाया जाए तो उसका ऊसरपन भी, उसका वो उसमें भी सुधार हो सकता है। जैसे सेंजी, सेंजी एक खरपतवार है जिसको ऊसर भूमि में लगाएं तो उसका ऊसर भूमि भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऊसर वो होती है जहाँ बंजर अलग चीज़ें, जो ऊसर अगर है तो ऊसर आपको तो सफ़ेद दिखाई देती है दूर से ही, देखिए इन्होंने, और उसमें बीज डालो तो बीज भी अंकुरित होगा, कमज़ोर होगा, वो कुछ दिन बाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें ना तो पोषक तत्व हैं, ना उसके अंदर नमी को शोषण करने की क्षमता है। ठीक है, हाँ, तो उसको बोलते हैं ऊसर भूमि। नेक्स्ट है आपका खरपतवारों का सजावट में प्रयोग। कुछ खरपतवार बड़े सुंदर फूल उत्पन्न करते हैं। जैसे एक आपका है जरायन, सड़क किनारे मिलते हैं। ये सभी खरपतवार ऐसे नहीं कि बदसूरत होते हैं, ठीक है ना। कुछ खरपतवार सुंदरता के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, घर की सजावट में प्रयोग किया जाता है। जरायन को बोलते हैं लैंटाना कैमरा। घर में सजावट के काम आते हैं, हेज लगाने के काम आते हैं। हेज लगा दो, जैसे जानवर आपके अंदर ना आए। हेज ये लगी है, अपनी लगी है किनारे किनारे, इतनी ऊंचाई तक हरी, उसी को हेज बोलते हैं। ठीक है,
ग्राउंड में लगाई जाती है हेज और बगीचों में लगाई जाती है बाड़। बाड़ का मतलब चारों तरफ से कटीले वृक्ष लगा दो, छोटे हाइट वाले, जिससे जानवर बाहर से अंदर ना जा पाओ, उसको बोलते हैं बाड़, इसको हेज। ठीक है। फिर है भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं। जब भूमि में खरपतवार रहते हैं तो उनके जो जीवांश होते हैं, जैसे उनके नीचे जड़ें रह गई, तना उसी में गिरेगा, पत्तियां भी उसी में गिरती हैं, जब वो सड़ेंगी गलेंगी तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। कार्बनिक पदार्थ सड़ने गलने से ही बढ़ता है। ठीक है ना। और फिर खेतों परिक्षेत्रों में बागों में बाड़ लगाने के काम आता है। वो बाड़ हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे कि बगीचों में बाड़ लगाने के काम आता है। फिर नेक्स्ट है आपका भूमि से वाष्पीकरण रोकने के लिए मल्च का कार्य करता है। मल्च का मतलब होता है ढकना। ढकना, जैसे आप पानी को ढक के रखते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ढक्कन, इसको बोलते हैं मल्च। मल्च कई आपने देखा होगा कि इस समय मल्चिंग का प्रयोग करके खेती हो रही है। ज़मीन की जुताई करके उसके ऊपर एक पूरा पॉलीथीन बिछा के उसमें छेद करके बीज बोते हैं, तो क्या है, वो है मल्चिंग। ठीक है। अब जैसे समय बदलता जा रहा है वैसी मल्चिंग भी नई मॉडर्न की होती जा रही। नहीं तो पहले मल्चिंग का प्रयोग करते थे घास पात से, या आपकी जब ज्वार कट जाती थी तो उसका सूखा बचता था, उसके द्वारा मल्च करते थे। ठीक, तो ये मल्च के काम भी आता है। और कुछ खरपतवार कंपोस्ट खाद और हरी खाद बनाने के काम आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ये लिख लेना जगह छोड़ के। हाँ, ये पॉइंट अपने सब लिख लेना। खरपतवारों का गुणन उत्पादन। खरपतवारों का गुणन उत्पादन। खरपतवारों का गुणन उत्पादन। लिखो, खरपतवारों की रोकथाम एवं उनके उन्मूलन के लिए खरपतवारों की रोकथाम एवं उनके उन्मूलन के लिए यह जानना आवश्यक है कि खरपतवार किन किन विधियों से
खरपतवार किन किन विधियों से नए पौधों को जन्म देते हैं? कभी कभी एक ही खरपतवार प्रजनन की विभिन्न विधियों द्वारा प्रजनन करता है। खरपतवारों के प्रजनन की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बीज द्वारा। बाई सीड, बीज द्वारा। एक वर्षीय खरपतवार हाँ, इसी के आगे। एक वर्षीय खरपतवार अधिकतर बीजों द्वारा ही जनन करते हैं। बहुवर्षीय खरपतवार भी अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर फूल एवं फल उत्पन्न करते हैं। यदि बहुवर्षीय खरपतवारों में किन्हीं कारणों से फल एवं फूल नहीं लग पाते तो ये अन्य वानस्पतिक विधि से अपना प्रजनन कर लेते हैं। जंगली चौलाई, हजारदाना, कृष्णनील, हजारदाना, ताना नहीं, हजारदाना, कृष्णनील, ज्वासा, सत्यानाशी, प्याजी व दुधी, सत्यानाशी, प्याजी व दुधी, दुधी नहीं लिख पाओगे। दुधी, आदि खरपतवार
बीजों द्वारा ही जनन करते हैं। नंबर दूसरा है जड़ों द्वारा। बाय रूट, जड़ों द्वारा। कुछ खरपतवार जैसे हिरणखुरी, अपनी जड़ों द्वारा तथा तनों द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है आपका तने द्वारा। बाई स्टेम, कौन से खरपतवार हैं जो तने द्वारा नए पौधों को जन्म दे सकते हैं? देखे हैं कोई ऐसे खरपतवार जो तने द्वारा जन्म देते हैं? हैं? केला खरपतवार है? खरपतवारों की बात हो रही, वो तो फल वाला पौधा है, वो खरपतवार थोड़ी है। दूब घास देखिए, उसकी गांठें यहाँ से चलती है, यहाँ जड़ फोड़ देगी, इसके बाद फिर जो है नया निकाल देगी, यहाँ से नया निकाल देगी, यहाँ से निकाल देगी। क्या है ये? और उसको काट के कहीं डाल दो, वहाँ भी फैल जाएगी। ठीक है, क्या तने द्वारा इसका प्रजनन हो रहा है? और यही हिरणखुरी का हाल है। हिरणखुरी जड़ों से और तने से, दोनों जगह से वो प्रजनन कार्य करती है। दोनों तरीके से खरपतवारों को फैलाती है। ठीक है, गुणन का मतलब कि फैलाना। आगे समझ में? तने द्वारा। कुछ खरपतवार जैसे दूब घास के तनों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों पर नए पौधों की कलियां निकलकर स्वतंत्र पौधे को जन्म देती हैं। स्वतंत्र क्यों कहा जाता है इसको? कि अगर पीछे से भी काट दो तो आगे अपना वो स्वतंत्र है, उसे उस पीछे वाले से मतलब नहीं है कि पीछे वाला अगर ख़त्म हो गया तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अपना रूट जमाए है ज़मीन में। ठीक है, स्वतंत्र पौधे को जन्म देती है। हिरणखुरी भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रकंद एवं कंद द्वारा। प्रकंद एवं कंद द्वारा, बाई राइजोम,
एंड ट्यूबर, RIH लिख लिया। राइजोम एंड ट्यूबर्स, प्रकंद एवं कंद। कुछ खरपतवार जैसे मोथा की जड़ों में कंद पाए जाते हैं। मोथा की जड़ों में कंद पाए जाते हैं। ये कंद 1.6 सेंटीमीटर आकार तक के होते हैं। ये कंद 1.6 सेंटीमीटर आकार तक के होते हैं। मोथा इन्हीं कंदों से नए पौधों को जन्म देते हैं। कांस एवं सरपट नामक खरपतवार की जड़ों में, सरपट नामक खरपतवार की जड़ों में प्रकंद पाए जाते हैं। तथा यही प्रकंद नए पौधों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा बाय लीव्स। पत्तियों द्वारा जनन उन्हीं पत्तियों में हो सकता है जिनकी पत्तियां मांसल होती हैं, गूदेदार होती हैं, ठीक है ना। वही पत्तियां जो है स्टॉक करके और नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। हर पत्ती पौधे को जन्म नहीं दे पाएगी। जो पत्ती मांसल होती है, गूदेदार, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पत्थरचटा देखा है, एक छोटा पत्थरचटा होता है, एक बड़ा पत्थरचटा होता है। तो पत्थरचटा की पत्तियां ज़मीन में गिरती हैं, या उनको तोड़ के ज़मीन में कहीं डाल दो, उचित अनुकूलन मौसम मिलेगा तो वो किनारे से नए पौधे को जन्म देती हैं। अजूबा का पौधा देखा, जिसको बड़ा पत्थरचटा बोलते हैं, अजूबा। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। अजूबा का पौधा यहाँ लगा है। हाँ, उसकी एक पत्ती ले जाना, गमले में डाल देना, नया पौधा जन्म दे देगा। बता तो दिए, दल लगा, उसको पहचान हो जाते। लिखो, कुछ खरपतवार जैसे पत्थरचटा की पत्तियों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ खरपतवार जैसे पत्थरचटा की पत्तियों में कलिकाएं पाई जाती हैं। ये पत्तियां मृदा में गिरने पर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर
मिलने पर ये कलिकाएं, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये कलिकाएं नए पौधों को जन्म देती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, खरपतवारों का वितरण। खरपतवारों का वितरण। ठीक है, ये तो हो गया था गुणन, कि वो अपनी गुणन वृद्धि अपनी कैसे करता है। ठीक, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक कैसे लेके जाता है, ये तो हो गया उसका खरपतवारों का गुणन। और जो नई हेडिंग डलाई है, खरपतवारों का वितरण। वितरण का मतलब ही खरपतवारों का फैलाव, खरपतवार कैसे फैलते हैं। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन विधियों द्वारा जाते हैं, कैसे जाते हैं। ठीक है, कुछ आइडिया है कैसे पहुंचते हैं? हवा द्वारा, जल द्वारा, मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा, कृषि यंत्रों द्वारा। यही तो इनके फैलाव के कारण हैं, इन्हीं से फैलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जानवरों को इस समय देखा होगा, जब खेत से आती हैं तो कितने उनके अंदर कटीले रहते हैं, वो क्या वहाँ से चर के आई दूसरी जगह गिरा दिए, तो खरपतवार वहाँ हो गया। और खरपतवार के भी 40 साल तक नहीं मरते, मृदा में ऐसे ही पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर उनका अंकुरण हो जाता है। ठीक है, अब ये कल के लिए है, आज का पर्याप्त हो गया।